मानसिक विकास की किस अवधि में पूरा होता है? जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कौन सी आयु में पूरा होता है? ऑप्शन इज 14 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष, या 18 से 19, या फिर 17 से 19 वर्ष। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 16 से जो 18 वर्ष की जो आयु होती है बच्चे की, उसमें जो है मानसिक विकास का मतलब मेंटल डेवलपमेंट जो कंप्लीट होता है वो होता है। अब कहने के लिए 16 वर्ष जो है किसने दी है? 16 वर्ष जो एज प्रपोज की है ये क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है। क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग जो वो बोलते हैं कि 16 वर्ष की उम्र तक मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। और 18 वर्ष जो बोलते हैं वो बोलते हैं वॉटसन। जो जे बी वॉटसन है, जिन्होंने थ्योरी दी है, जे बी वॉटसन, ये कहते हैं कि भाई 18 वर्ष की आयु तक सारा डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे तो 90% जो विकास होता है बच्चे के मस्तिष्क का वो एडोल्स सॉरी किशोरावस्था शैशव अवस्था में, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, या बाल्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। स्टार्टिंग के जो एज होती है 0 से 2 साल का जो बर्थ होता है, इन्फेंसी जिसको बोलते हैं, 90% विकास हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ 10% है वो 16 से 18 वर्ष तक की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बाल विकास एवं पैडागोजी यानी कि सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक रिवीजन की तरह कार्य करेगा। मॉक टेस्ट नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ही रिवीजन की तरह कार्य करेगा। सी टेट, यूपी टेट, जहां पर भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे लेवल पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखो, पता चलेगा आपको कि आपने कितना अच्छे से रिवीजन किया है और क्या क्या आपकी प्रिपरेशन है। भाई इस समय रिवीजन का टाइम है उत्तराखंड टेट की। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में बने रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। निम्नलिखित में से किस में बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बात क्लियर हुई? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है, जो कैरिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जिसको हम कैरिकुलम पाठ्यक्रम बोलते हैं, वो बालक के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि चाइल्ड की तरफ इधर उधर घूमता है पाठ्यक्रम, उसे हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रायोगिक गतिविधियां। प्रायोगिक मतलब कि कोई भी आप प्रयोग करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज। एक कोने में बैठा बच्चा, प्रतिबंधित परिस्थितियों में सीखना, या इनमें से कोई नहीं ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो विशेषता नहीं है वो है हमारे पास प्रायोगिक गतिविधियां। एक्सपीरियंस का प्रयोग करना जो है की विशेषताएं हैं, सॉरी विशेषता नहीं है पढ़ रहा हूं मैं, बट माय मिस्टेक, मैं यहाँ पर करेक्ट करेंगे हम कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं वो पूछा गया है, तो वो प्रायोगिक गतिविधियां हैं। यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, तो वो बच्चों को क्या करती हैं, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देती हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे बच्चा सीखता है, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है ना। तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। एक कोने में बैठा बच्चा, भाई बिल्कुल नहीं है, विशेषता नहीं है। प्रतिबंधित परिस्थितियों में सीखना, यानी कि एक लिमिटेड क्षेत्र में सीखना, क्या बाल केंद्रित शिक्षा है? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2010 में लागू किया गया था? इनमें से कौन सा सन 2010 में लागू किया जाता? एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था, या फिर एनपीई 1992, आरटीई 2009, और आईईडीएस 1974? 2010 की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ई। जो आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009 जो है वो कब लागू किया गया था? वो लागू हुआ था 2010 में। अब इसके बारे में अगर जाने तो आरटीई क्या बोलता है, 6 से 16 साल तक के बच्चों को फ्री और निशुल्क और कंपलसरी, मैंडेटरी जिसको बोला जाता है, शिक्षा का प्रावधान जो है गवर्नमेंट ने किया है। 6 से 16 साल के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का इसमें प्रावधान है। और ये कौन से आर्टिकल में निहित किया गया है? इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीई एक्ट जो 2009 है, ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो इसको 21 ए में मेंशन किया गया है ना। संविधान के 21 ए और 86वें अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संशोधन जो किया जाता है संविधान में, जब संशोधन किया जाता है उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 21 ए में इसको निहित किया गया है, आरटीई 2009, जिसमें फ्री
शिक्षा की व्यवस्था दी गई है सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों को। कंपलसरी भी बोला गया, मैंडेटरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि को विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, कहानी कहने की विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? तो देखो प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि कौन सी विधि के बारे में पूछ रहे हैं? विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं ना, विज्ञान पढ़ाने में कौन सा सर्वोत्तम तरीका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, विज्ञान पढ़ाने में कौन सा अच्छा तरीका? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में क्या होता है भाई? लर्निंग बाय डूइंग होता है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब स्वयं द्वारा करके सीखना, है ना। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? अब आप कहोगे प्रदर्शन विधि को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन विधि में क्या होता है? टीचर जो है प्रैक्टिकल करके दिखाता है, टीचर अपने आप प्रैक्टिकल को करके दिखाएगा, बच्चा उसको वॉच करेगा। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा? बच्चा प्रयोग करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट्स करके देखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं द्वारा सीखना जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चा किस अवस्था में तार्किक रूप से किसी भी वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचना आरंभ कर देता है? तार्किक क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग। कौन सी एज में चाइल्ड में लॉजिकल थिंकिंग जो है आनी स्टार्ट हो जाती है? अब इनको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त का मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोला जाता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो ये किसके द्वारा दी गई हैं सारी की सारी अवस्थाएं? ये भी आपको पता होना चाहिए, पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने ये प्रपोज की हैं बाल विकास में। बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिफोर द एग्जामिनेशन पढ़ के जाने हैं बाल विकास में, सीडीपी में। बात करें अगर हम इंग्लिश में, हिंदी में, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली बाल विकास, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाएगा। तो ये जो पियाजे के द्वारा दी गई हैं चारों अवस्थाएं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं के बारे में, घटना के बारे में दिमाग लगाना, अपना तर्क का इस्तेमाल करना सीख जाता है। और मैं बात करूं अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जो 14 साल में आती है। अब ये लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार। अब इसमें फॉर्मल यानी कि बच्चा जो है बहुत अमूर्त थिंकिंग करने लगता है ना, डीप थिंकिंग जिसको बोलते हैं, गहरे विचार को सोचना शुरू कर देता है। तो वो होता है अमूर्त यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त में क्या होता है? कॉन्क्रीट अवस्था में क्या होता है कि वो लॉजिकली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या अपना सही गलत जिसको हम बोलते हैं वो सोचना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, सभी सामाजिक पहचानों की तरह लिंग की पहचान है, वे एक दूसरे के खिलाफ संदर्भित क्रियाओं के कम से कम 2 संग्रहों को शामिल करते हैं। हम बनाम उन्हें, हम बनाम उन्हें ये स्टेटमेंट दिया है पश्चिमी संस्कृति में। इसका क्या मतलब है? पुरुष बनाम महिला यानी कि मेल वर्सेस फीमेल, मर्दाना वर्सेस जन्ना यानी कि मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन। बात क्लियर हुई? हम बनाम उन्हें या उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर मेल वर्सेस फीमेल। तो इसमें से ये जो हम बनाम उन्हें है, ये किसको बोला जा रहा है? इसके बारे में बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन क्यों रेज किया गया है? क्योंकि ये लिंग के बारे में यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सीडीपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेंडर भेदभाव जिसको बोला जाता है ना, लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं में और फीमेल्स में जो भेदभाव की जाती है, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में, तो उसके लिए यहाँ पर अवगत कराया गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये फोकस करता है हम बनाम उन्हें में, मर्दाना वर्सेस जनाना। इसका मतलब होता है मैस्कुलिन जेंडर ऑफ फैमिली। मैस्कुलिन का मतलब पूरे जाति के पूरे समूह के बारे में बात की जा रही है, जितना भी पुरुष समाज है उसके बारे में, और यहाँ पर जो महिला समाज है उसके बारे में बात की जा रही है। केवल एक महिला और एक पुरुष के बारे में बात नहीं की रही, पूरे उनके समाज के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर हम बनाम उन्हें जो कहा जाता है कि भाई जो भेदभाव किए जाते हैं, मैस्कुलिन यानी कि फीमेल्स को पीछे रखा जाता है, मेल्स को आगे रखा जाता है। ये जो मानसिक धारणा है जिसकी वजह से जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते, ये कह के कि भाई ये पढ़ाई नहीं करेगी, घर के काम करेगी। तो यहाँ उसके बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
यहाँ लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सत्य यानी कि करेक्ट होगा। केवल लड़कियों को घर के काम करनी चाहिए, जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लड़कों को गणित और विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, जरूरी नहीं है भाई लड़कों को ही पढ़ाया जाए, लड़कियों को भी मौका दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत। लड़कियां गणित और विज्ञान में कमजोर होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने गणित के पेडागोजी पार्ट में देखा था, क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, कि गणित का जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात कि गणित कोई भी सीख सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इसका जेंडर से कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि लड़की ही करे, लड़कों को भी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डैश और डैश गुणसूत्र के मुख्य घटक हैं, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, जिसको बोला जाता है डीएनए और प्रोटीन। क्या है ये? गुणसूत्र के मुख्य घटक होते हैं। और गुणसूत्र क्या होता है? वो चीजें जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, है ना, जो बर्थ के टाइम पे बच्चा जो कॉन्सेप्शन के टाइम पर जो गुणसूत्र आते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जिनको हम कहते हैं, वो मिलते हैं। अभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स जो है माता पिता से मिलते हैं, टोटल 46। तो ये है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुख्य घटक है इनके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मदद करने के लिए शिक्षक स्पष्ट रूप से बोलता है तथा बहुत अधिक स्पर्शनीय सामग्री का उपयोग करता है? क्या है इसमें से राइट आंसर? तो वो हमें बताना है। अवधारणा या पाठ को समझने में दृष्टिबाधित बच्चों की, ध्यान अभाव सक्रिय विकार वाले बच्चों की, उज्जवल छात्रों की ताकि छात्र उसे करीब से देख सके, विभिन्न लिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर है अवधारणा या पाठ को समझाने में दृष्टिबाधित, जो विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको समझाने में मदद करते हैं। शिक्षक स्पष्ट रूप से बोलता है तथा बहुत अधिक स्पर्शनीय सामग्री का उपयोग है। स्पर्शनीय का मतलब कि ऐसी मटेरियल यूज करेगा जिसे बच्चा टच करके, फील करके महसूस कर सके। तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? वो विजुअली इंपेयर्ड, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको बोलते हैं दृष्टिबाधित बच्चे। वो सुनकर और महसूस करके ही समझते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। यदि कोई बच्चा आसानी से कार्य से विमुख हो जाता है और किसी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल का सामना करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्रवण बाधित यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, डाउन सिंड्रोम बोला जाता है इसको, ध्यान अभाव, या दृष्टि बाधित यानी कि विजुअल। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। भाई ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, ध्यान केंद्रित करने में उसका अभाव है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का वो शिकार है बच्चा, जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। SEN शब्द संदर्भित करता है, जो SEN की फुल फॉर्म बतानी है आपको, सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता, विशेष शैक्षिक आवश्यकता, विशेष और साधारण आवश्यकता, विशेष और भावनात्मक संबंध। तो ये है भाई स्पेशल एजुकेशन नीड्स, यानी कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स जिसको हम बोला जाता है, यानी कि जो स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द लर्निंग, अधिगम के समय टीचर्स को जो शैक्षिक आवश्यकताएं पड़ती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, विशेष शैक्षिक एजुकेशनल नीड्स जो होती हैं बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक लड़की अपनी चीजों को साझा करने हेतु तैयार नहीं है और अकेले बैठना पसंद करती है, यह इंगित करता है कि वह, भाई एक लड़की है वो अपनी चीजों को शेयरिंग नहीं करना पसंद करती है और अलग बैठना पसंद करती है। तो ये क्या क्या व्यवहार बता रहा है उस बच्चे का? एक लोकप्रिय बच्ची है ये, एक ईर्ष्यालु बच्ची है, इनकी जेलस करती है दूसरे स्टूडेंट से, एक अस्वीकृत बच्ची है, या एक बहुत डरी हुई बच्ची है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अस्वीकृत, मतलब इसको जो है ऐसे बच्चों को दूसरे ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, इनके साथ के जो ग्रुप होते हैं, यानी कि जो क्लास फेलो स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसे बच्चों को अपने साथ डिसॉल्व नहीं करते, मिलाकर नहीं चलते। किस लिए होता है ये ऐसा? कि वो उनको, हो सकता है वो डिसेबिलिटी हो का शिकार हो, या वो बच्चा कंफर्टेबल फील ना करता हो उन दूसरे बच्चों के साथ में, तो इसलिए वो उनको अपने साथ नहीं मिलाते। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इनका मन स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता, ये क्लास लेने से कतराते हैं, इनका मनोबल डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं अस्वीकृत बच्ची। निम्नलिखित में से कौन सा वांछित बच्चों की विशेषता नहीं है? आपको ये बताना है। वांछित मतलब जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा
विषय केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित की अपेक्षा अमूर्त केंद्रित होता है, हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, निगरात्मक की अपेक्षा आगनात्मक, निगरात्मक यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। डिप्राइव्ड हमेशा जरूरी नहीं है कि मध्यम वर्गीय से, जो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हो, जो वांछित बच्चे होते हैं, डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो उसी से ही संबंध रखते हो। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? रचनात्मकता के क्वेश्चन यूटेट में कई बार पूछे गए भाई, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसको बोलते हैं नम्यता, विवर्धन, सामान्यकरण या फिर वाक्पटुता। नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, विवर्धन का मतलब होता है एलोबरेट, सामान्यकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन, वाक्पटुता मतलब बोलने में जो निपुण होते हैं। तो जो विशेषता नहीं है क्रिएटिविटी की, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्नलिज्म करना, यानी कि सामान्यकरण करना। अगर कोई बच्चा सामान्य हो गया तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिव वही बच्चा होता है जो दूसरों से अलग होता है, कुछ नया सोचता है। इंडक्टिव जिसकी खोज होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचता है। तो ये सारे चीज विशेषताएं हैं क्रिएटिविटी की, कि भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, विवर्धन एलोबरेट करता है, चीजों को विस्तार से देखता है, वाक्पटुता होती है उसमें। तो ये सारे के सारे गुण होते हैं, सामान्यकरण एक गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? ओके, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए। क्रिएटिविटी की एक जो विशेषता नहीं है वो कौन सी है? धारा प्रभाविता, मौलिकता, विस्तार करना और या फिर संतुलन। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो संतुलन होता है वो एक विशेषता नहीं है क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? प्रतिभाशाली क्या होता है? जो क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, अति सक्रियता, बातूनी। तो भाई बातूनी तो बिल्कुल नहीं होते जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, है ना। इनमें तो अलग ही विशेष प्रकार की एक एनर्जी होती है, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, मोटिवेटेड होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो जिज्ञासा होती है इनमें, और अभिव्यक्ति की नवीनता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सीडीबी के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, समझ आ गए हो तो कमेंट डाउन करके जरूर बता देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से मिलेंगे नई वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।